देश में इस वक्त दो मौसम चल रहे हैं, एक तरफ क्रिकेट का और दूसरी तरफ चुनाव की सियासत का। देश के दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी इस वक्त विश्व कप क्रिकेट में अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासत की पिच पर इस वक्त तमाम राजनीतिक दल अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव है। अब इस चुनाव के मौसम में और क्रिकेट का माहौल इस वक्त चल रहा है, लिहाजा IBC 24 ने भी एक खास कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है ताकि क्रिकेट की पिच पर सियासी धुरंधरों को आप खेलते हुए देख सकें कि किसकी पारी में कितना दम है, किसकी बल्लेबाजी में कितना दम है, किसकी गेंदबाजी में कितना दम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलेक्शन प्रीमियर लीग। और नाम से ही जाहिर है, क्रिकेट की पिच पर आज सियासी धुरंधरों को आप बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे, गेंदबाजी करते हुए देखेंगे, एक दूसरे को छकाते हुए देखेंगे। और इसके लिए खास तैयारी इस वक्त हमने की है। रियाज क्रिकेट एकेडमी में हम यहाँ पर मौजूद है, स्पोर्ट्स का पूरा माहौल है और क्रिकेट की पिच तैयार है, धुरंधर भी तैयार है। और चूंकि मैच है तो मैच में अंपायर होना भी जरूरी है। आज के अंपायरिंग करने के लिए हमने दो खास मेहमानों को बुलाया। हमारे साथ में राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये हमारे साथ में अंपायर के लिए रहेंगे। और साथ ही सुशील अग्रवाल जी, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और साथ ही पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी हैं, तो इनको हमने रखा है अंपायरिंग के लिए। टीम कांग्रेस का इंट्रोडक्शन एक बार आपके सामने दें। वंदना राजपूत इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। आज कमान संभालेंगी टीम कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी जी हैं। आज ये भी कांग्रेस की तरफ से बल्लेबाजी करते नजर आएंगे और इसी तरह से चौके छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। आज इनसे उम्मीद है कि जमकर बल्लेबाजी अपनी टीम की तरफ से करेंगे। धनंजय ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। धनंजय ठाकुर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है और आज ये भी कांग्रेस की तरफ से बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। गेंदबाजी भी ये करते रहे हैं, कई बार अपनी गेंदों से कई विकेट उन्होंने उड़ाए हैं। आज किस तरह की बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिलेगी, धनंजय जी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी। हमारे साथ में नितिन भंसाली जी हैं, वर्सेटाइल खिलाड़ी हैं और लगातार अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और आज भी कितनी शानदार बल्लेबाजी ये करते हैं अपनी टीम के लिए देखना होगा। सुरेंद्र वर्मा जी भी हैं जो 5वें खिलाड़ी आज हमारे बीच में है टीम कांग्रेस की तरफ से। चलिए, ये थी टीम कांग्रेस। और अब बात करते हैं इनके सामने विपक्षी टीम भाजपा। तो टीम भाजपा की तरफ से आज कमान संभालेंगी हमारे साथ में लक्ष्मी वर्मा जी हैं, क्योंकि दोनों ही टीम ने आज कप्तान महिलाओं को यहां पर रखा है। हमारे साथ में संजय श्रीवास्तव जी हैं, धुरंधर बल्लेबाज और अपनी सौम्यता के लिए भी, धुरंधर बल्लेबाजी के लिए भी और शानदार गेंदबाजी के लिए भी, और अपनी फिरकी से कई खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं संजय श्रीवास्तव जी। अमित साहू जी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, युवा बल्लेबाज हैं और इनके युवा गेंदबाजी करेंगे ऐसा इशारा वो कर रहे हैं। तो गेंदबाजी के साथ कितने विकेट वो गिराते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। राजीव चक्रवर्ती जी हैं जो टीम बीजेपी की तरफ से आज कमान संभालेंगे, युवा खिलाड़ी है और उनसे भी टीम को बहुत उम्मीदें हैं कि आज जबरदस्त बल्लेबाजी वो करें। 5वें खिलाड़ी के रूप में हमने श्रीचंद सुंदरानी जी को यहाँ पर बुलाया था। हालांकि पहले लग रहा था कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं तो रिटायर्ड हर्ट हो सकता है, लेकिन श्रीचंद सुंदरानी जी भी बीच में पहुंच गए। तो श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं और अपने अनुभव से टीम बीजेपी को आज कितना लाभ ये दिला पाते हैं इसका इंतजार रहेगा। किसी भी मैच की शुरुआत टॉस के साथ होती है और टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉस का बॉस कौन बनने जा रहा है ये देखने के लिए हम दोनों हमारे अंपायर्स को बीच में यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और टॉस के लिए दोनों ही टीम के कप्तान हमारे बीच में हैं, वंदना राजपूत जी और लक्ष्मी वर्मा जी से निवेदन करते हैं कि बीच में आइए और टॉस करिए। राम अवतार जी, टॉस करिए। चलिए, तो हेड की यहाँ पर मांग की है टीम कांग्रेस की कप्तान वंदना राजपूत की तरफ से और टॉस हो गया है। टॉस जीता है टीम कांग्रेस ने, तो वंदना राजपूत ने यहाँ पर जीता है और इस लिहाज से अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे, गेंदबाजी करना चाहेंगे? चलिए, बल्लेबाजी करना चाहेंगे। तो एक बार फटाफट में नियम बता दूं, हमने यहाँ पर 5 बल्लों को बीच में रखा है। 5 बल्ले हैं और इन 5 बल्लों के साथ में 5 अहम मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़े हैं, जो छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े हैं। और हम IBC 24 चूंकि जनता के नुमाइंदे हैं,
तो जनता के इन मुद्दों की पैरवी हम करेंगे, गेंदबाजी हमारी तरफ से भी यहाँ पर होगी। तो इन मुद्दों को एक एक बल्लेबाज आएगा और एक एक बल्लेबाज आके इन बल्लों को उठाएगा। इस बल्ले पर जो मुद्दा रहेगा उस मुद्दे पर आकर अपनी बात, और जिस पक्ष की तरफ से है, कांग्रेस की तरफ से तो कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, बीजेपी की तरफ से तो बात रखेंगे। इन सब के बीच दोनों निर्णायक हमारे बीच में है और आप निर्णायक हैं तो अपनी राय भी रखेंगे, आप बीच में सवाल भी कर सकते हैं और साथ ही अपनी राय देने के साथ साथ आपको अंक भी देने होंगे कि जिन दो बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है जिस मुद्दे को लेकर, उसमें से 10 में से आप कितने अंक देते हैं। उसके बाद जब पांचों बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी कर चुके होंगे, उसके बाद हम यहाँ पर निर्णायक के रूप में देखेंगे कि कौन आज इस मुकाबले को जीता है। तो चलिए हम लोग इस शुरुआत करते हैं इलेक्शन प्रीमियर लीग के इस पहले महामुकाबले की। टीम कांग्रेस वर्सेस टीम बीजेपी तैयार है पहला मुकाबला करने के लिए और पहला ओवर खेलने के लिए। आपकी तरफ से कौन आएंगे? वंदना जी। घनश्याम राजू तिवारी को ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में भेज रहे हैं। बीजेपी की तरफ से किसको? लक्ष्मी जी। इधर से घनश्याम जी खेल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से आएंगे हमारे साथ में संजय श्रीवास्तव जी। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप आइए, चूंकि आप लोगों ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, आइए और एक बल्ला अपना चुनिए और एक मुद्दा चुनिए, उस पर बात रखते हैं। चलिए, पहला मुद्दा जो आया है वो हिंदुत्व और राम का मुद्दा आया है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इस मुद्दे को लेकर दोनों जमकर बल्लेबाजी और दूसरे पर वार करते नजर आते हैं। तो हिंदुत्व और राम के मुद्दे पर पहले बल्लेबाजी आपको करनी है, अपनी बात रखनी है, अपनी बात रखिएगा। ये हिंदुत्व का पिच दो है भाजपा ने तैयार किया। अब इसमें किस तरह से बल्लेबाजी कर पाते हैं तिवारी जी, ये देखना है, क्योंकि इसमें अच्छा बल्लेबाजी अभी तक तो भूपेश बघेल कर रहे हैं, उसमें ये कितना कर पाते हैं ये देखते हैं। ठीक है सुशील जी, आप भी बताइए। क्रिकेट ऐसे खेल है बचपन में जिसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे कोई फायदा रहता है। मतलब आज के दिन कौन, मतलब मेन आपका मैच कौन लेके जाए, टीम का कौन सा खिलाड़ी खेलेगा वो महत्वपूर्ण रहता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक एक करके अपने अपने मतलब टैलेंट का प्रदर्शन कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो सुशील जी का ये कहना है कि अंकों के लिहाज से कागजों में कौन कितना मजबूत है वो तो अलग विषय है, लेकिन चूंकि मैदान पर टीमें आ चुकी हैं, आज मैदान पे जो परफॉर्म करेगा, शानदार बल्लेबाजी जो करेगा, वही टीम जीतेगी। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। हिंदुत्व और राम का मुद्दा आपकी तरफ से आया है तो बात कीजिएगा कि हिंदुत्व और राम के मुद्दे को लेकर लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरती रही है भारतीय जनता पार्टी। वो कहती है कि हिंदुत्व का मुद्दा आपको तभी याद आता है जब चुनाव याद आते हैं। अपनी बात रखिएगा संक्षेप में 1 मिनट के भीतर। देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ईमानदारी से किया है काम, प्रेम से बोलो जय सिया राम। छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार ने ईमानदारी से काम करते हुए प्रभु श्री राम के राम वन पदगमन का निर्माण करके देश ही नहीं विश्व में एक नई पहचान छत्तीसगढ़ को देने की काम की है, ये हमारी प्रभु श्री राम के प्रति आस्था, प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति है। प्रभु श्री राम इस देश में आस्था का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही राजनीति में लाकर उसके राजनीतिक नफा नुकसान देखने का प्रयास किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाचा राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की धरती है, और इस माता कौशल्या की धरती में जिस प्रकार की सेवा भाव छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने की है, ये छत्तीसगढ़ियों ने 3 करोड़ की जनता ने इस बात को भली भांति देखा है। हम काम पर बात करते हैं, हम काम के नाम पर बात करते हैं, हम प्रभु श्री राम को दिल में आराध्य मानकर काम करते हैं, और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो प्रभु श्री राम के वन पदगमन का, क्योंकि छत्तीसगढ़ वो धरा है जहां पर प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के सबसे अधिक समय प्रदेश में बिताए हैं। लेकिन हिंदुत्व की बात अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पिच तैयार किया गया था, उस पिच पर यहाँ पर इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार जमकर बल्लेबाजी करती नजर आ रही है। कैसे जवाब देंगे हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर? देखिए, हिंदुत्व के नाम पर कांग्रेस है बेईमान, प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले हिंदुत्व की कोई पिच नहीं होती। ये बड़ा तकलीफ का विषय है कि हिंदुस्तान के अंदर में यदि इस बात को कहा जाए, जो हमारा आस्था का प्रतीक है, जो हमारा आस्था का केंद्र है भगवान श्री राम, और हिंदुत्व की बात, उसको यदि कोई मुद्दा बोले, उसको यदि कोई पिच बोले, तो इसमें हम सबकी घोर आपत्ति, भाजपा वालों की घोर आपत्ति है। देखिए, हम सब जानते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो चाहे बीजेपी के लोग हों, हिंदू इस देश की आस्था है, हिंदू तो इस देश की आस्था है। और मुझे लगता है इस देश के अंदर में हम यदि हम हिंदुत्व की बात नहीं करें, हिंदू समाज की बात नहीं करें, जो बहुसंख्यक है, तो आखिर ये हिंदू जाकर कहां पर बातचीत करेगा। और अयोध्या में श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात है, कितनी जानें चली गई, कितना बलिदान लोगों ने दिया है, और उस पर यदि कोई कांग्रेस पार्टी यदि बेईमानी करती है
तो निश्चित रूप से यहाँ का जो हिंदू है वो आग बबूला होगा, वो आगे बढ़ेगा और हिंदुत्व की बात करेगा और भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात। घनश्याम जी जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से उन्होंने जमकर चौके छक्के मारने की कोशिश की है, आपने भी अपनी बात रखी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका जो हिंदुत्व है वो सिर्फ चुनावी हिंदुत्व है। बताइए। देखिए, भारत के हिंदुत्व में सनातन एक बड़ा आधार रखता है, लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले लोग कभी भी राजनीति में प्रभु श्री राम को लाना नहीं चाहते, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जब ये सत्ता पर आती है, चाहे वो हिंदुत्व खतरे की बात करती हो, राष्ट्रवाद खतरे की बात करती, इनका हिंदुत्व जो है वो राजनीतिक नफा नुकसान के लिए है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। बताइए संजय जी, बोलिए। जो राम मंदिर के निर्माण में तमाम प्रकार की अड़चने थी, उन अड़चनों में सबसे ज्यादा यदि अड़चन कोई है तो कांग्रेस के नेता रहे हैं। कपिल सिब्बल वो जो है जो कोर्ट में जाकर कहते हैं कि इसकी सुनवाई नहीं होना चाहिए। यदि इस देश के अंदर में राम मंदिर के निर्माण में यदि बाधा आती है तो हिंदू यदि उसके लिए आंदोलन करता है तो उसमें कांग्रेस को तकलीफें जाती है। ये शायद कांग्रेस के लोग भूले नहीं कि इस राम मंदिर के निर्माण में हमारी भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित 5 सरकारें चली गई थी। असलियत यह है कि प्रभु श्री राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में वो कोर्ट के आदेश से बन रहा है, जिसमें ना भाजपा पक्षकार थी ना आरएसएस। ये पहले भी कहा था इन्होंने कि हम अध्यादेश लाएंगे, कानून बनाएंगे। 9 साल से मोदी जी की सरकार है, ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो कोर्ट के आदेश से हो रहा है। दूसरी बात, भगवान प्रभु श्री राम गाय, गोबर, गंगाजल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए केवल चंदा चोरी, जमीन दलाली और वोट बटोरने का माध्यम रहा है। ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि गाय और गोबर को एक अलग सम्मान हमने दिया है, गौ माता की गोबर के संदर्भ में भी उसकी खरीदी हो रही है और उस योजना को देश के कई राज्य अभी अपने यहाँ पर लागू कर रहे हैं। बताइए। ये कांग्रेस जो अल्पसंख्यक की राजनीति करती है उनको तो पीड़ा स्वाभाविक होगी ही राम मंदिर के निर्माण से, क्योंकि हर हिंदुओं का एक आस्था का प्रतीक का केंद्र था राम मंदिर और आज उसका निर्माण हो रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, इसलिए इनकी पीड़ा स्वाभाविक है। और ये वही लोग थे जिन्होंने जब राम सेतु का विध्वंस ये करने जा रहे थे तब इनके ही लोग खड़े हुए थे और कहते थे कि भगवान राम तो है नहीं तो राम सेतु कैसा। ऐसे 25-25 वकील कोर्ट में खड़े करने वाले आज हलफनामा दायर करते हैं कि कांग्रेस जो है राम के पक्ष में है। अरे किस राम के पक्ष की ये बात करते हैं, ये तो समझ से परे है। और ये अगर बात करे गाय, गोबर और गीता की अगर बात करे तो इनको तो अधिकार नहीं, इनको तो सिर्फ एक विशेष वर्ग की बात करना है जो वो दो और धर्म है उनकी ही तुष्टीकरण की राजनीति की बात करनी है इनको। और ये एक ऐसी सरकार है छत्तीसगढ़ में जो बिहार में लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया था, उससे भी बढ़कर अगर छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हुआ तो भूपेश बघेल। चलिए, हम लोग हिंदुत्व और राम के मुद्दे पर बात कर चुके हैं, करीब 4 मुद्दे निकल के सामने, दोनों हमारे साथ निर्णायक मौजूद हैं। आपसे जाना चाहेंगे, अपना कमेंट भी कीजिए इसके ऊपर और अपना नंबर दीजिएगा, उसका फिर मैं अगले मुद्दे की तरफ बढ़ता हूँ। जी। हिंदुत्व का सनातन का प्रतीक है, वो एक निजी मामला है। उस मामले पर राजनीति को विकास की ओर ले जाए, धर्म संस्कार हो, बहुत मजबूत हो, उसको कमजोर न, उसके साथ साथ उसमें राजनीति को पूरी तरह समाहित न कर दिया। आपने नंबर दे दिया है, मैं नंबर का खुलासा आप नहीं करूंगा क्योंकि 5 मुद्दे हमारे बीच में है, 5 मुद्दों को उठाने के बाद में। जी बोलिए। क्रिकेट का मैदान है, राजनीतिक माहौल है, तो दोनों ही पक्ष जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसको माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही अपना श्रेय हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल ये है कि आप कितने गंभीर हो उस मुद्दे पे, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है और आने वाला समय बताएगा कि कौन की जनता इनको कैसे। बिल्कुल, जनता तय करेगी। मुद्दा तो हमने उठा दिया है, क्योंकि ये मुद्दा भी जनता जुड़ा हुआ था, लगातार दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अंतिम फैसला जनता को ही लेना है, क्योंकि सुप्रीम कमांडर तो वही है और अगर थर्ड अंपायर इस मैच की भूमिका में है तो वो हमारी जनता है, वही तय करेगी, क्योंकि तमाम अलग अलग एंगल से इस वक्त जनता देख रही है तमाम वादों को, तमाम मुद्दों को। चलिए अगले मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपकी तरफ से अब धनंजय ठाकुर आ रहे हैं, वो देखेंगे कि कौन सा मुद्दा सामने आता है और उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, ये एक और मुद्दा है, मैं चाहेंगे कि 10 साइड में दिखा दें। किसान और गरीब का मुद्दा एक और निकल के सामने है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। लगातार किसानों के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने बहुत कुछ किया है, गरीबों के हक की बात भारतीय जनता पार्टी नेता भी करते हैं। चलिए आपसे ही स्टेटमेंट करना चाहेंगे, किसान और गरीब ये आपके एजेंडे में कहां पर है कांग्रेस पार्टी के, टीम कांग्रेस की तरफ से? धनंजय ठाकुर। प्रदेश में 15 साल जब रमन सिंह जी की सरकार थी, इस प्रदेश का किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ था, हताश परेशान था, आत्महत्या करते थे, उनकी उपज की कीमत नहीं मिलता था, उनको पानी नहीं मिलता था, लाशें मिलती थी।
भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, प्रदेश के लगभग 20 लाख किसानों को कर्जमुक्त करते हैं, धान की कीमत वादानुसार 25 रुपए हम देते हैं, तो आज इस प्रदेश में 27 लाख किसान धान के उत्पादक है और आर्थिक रूप से सक्षम हुए हैं। गरीब की बात कर लेता हूं मैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं ऐसी है जिसको नीति आयोग सराहता है कि इस योजना से प्रदेश के 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं। तो किसान और गरीब हमारे सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं और किसान जब खुशहाल होता है तो प्रदेश खुशहाल होता है। किसान और गरीब के प्रति हमारी सरकार ने जो काम किया है, पूरे प्रदेश की जनता के जेब में 1,75,000 करोड़ रुपए भूपेश की सरकार ने डाला है। ये किसान और गरीबों के हित में था। श्रीचंद सुंदरानी जी इस बार कमान संभाल रहे हैं, बल्लेबाजी की वरिष्ठ बल्लेबाज हैं और बड़ा अनुभव आपको है। मास्टर स्ट्रोक चला था पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने किसानों के रूप में, और वही तो धोखा हो गया छत्तीसगढ़। इस बार एक बार फिर से बाउंसर मार रहे हैं कि इस बार फिर हम किसानों पर बात करेंगे और गरीबों पर। कैसे इस बाउंसर पर किसानों के ऊपर बात करेंगे? निश्चित रूप से किसानों को ठगने का काम अगर किसी ने किया है, घड़ियाली आंसू बहाने का काम किसी ने किया है, तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। हम 15 साल की बात करते हैं, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की बात करते हैं। 75,000 पंप कनेक्शन थे 55 साल की कांग्रेस सरकार में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं। 16 लाख मैट्रिक टन धान पैदा होता था जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, जोगी जी की कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। लेकिन जिस प्रकार से 75,000 पंप कनेक्शन को बढ़ाकर 4.5 लाख पंप कनेक्शन अगर छत्तीसगढ़ में दिए गए, तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर के पंप मुफ्त में कनेक्शन दिए। पैदावार बढ़ाने का काम, उच्च कोटि के बीज देने का काम अगर किसी ने किया, तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 16 लाख मैट्रिक टन से 16,000 मैट्रिक टन से 1 लाख मैट्रिक टन धान अगर छत्तीसगढ़ में पैदा हो रहा है या उससे अधिक हो रहा है, तो इसके पीछे डॉक्टर रमन सिंह जी की नीतियां हैं। 2 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। 1 रुपए किलो चावल के साथ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला कनेक्शन दिया, तो मेरी माता और मेरी बहनों को, गरीबों को देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। और अनेक योजनाएं मैं अगर गिनाने बैठूंगा तो शायद मुझे आप उतना समय नहीं देंगे, क्योंकि मैच T20 का है ना, आपको T20 के अंदाज में बल्लेबाजी करनी है, मैं ज्यादा वक्त ना। ठीक है धनंजय जी, वो कहते हैं कि जितना भी आप शेयर लेने की राजनीति कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है तो केंद्र उसमें दे रही है, तब आप धान खरीदी कर पा रहे हैं, बताइए। झूठ बोले कौवा काटे। अगर ये दावा कर रहे हैं हाई पंप कनेक्शन देने का, ये दावा कर रहे हैं फसल बढ़ाने का, इसे पूछता हो कि 15 साल में 15,000 किसानों ने आत्महत्या क्यों किया? 27 लाख किसान आज अगर धान पैदा कर रहे हैं, ये इस प्रदेश के किसान हैं, खेती की जमीन वही है। फिर इन्होंने 15 साल में 12 लाख किसानों का धान पंजीयन क्यों करवाया? 7 लाख किसानों के धान क्यों खरीदते थे? और 2100 रुपए धान की कीमत देने का वादा और 300 बोनस देने का वादा करके किसी ने धोखा दिया है? तो रमन सिंह ने प्रदेश के किसानों को दिया। वो कह रहे हैं कानून को कि आप लोगों के टेन्योर के समय किसान आत्महत्या करते थे, आज किसानों के जेब में पैसा है, खुशहाली है, बताइए। देखिए, आत्महत्या का रिकॉर्ड तो ये अभी जाए, क्योंकि अभी सरकार में अभी इनको समझ में आ जाएगा कि कई हजार किसान मारे गए हैं, लगातार इस तरह की चीजें आई हैं कि जब इनको लगा कि चौथी बार ये 2018 में सरकार नहीं बनाएंगे, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि महिलाओं को बोलो शराबबंदी कर देंगे, युवाओं को कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों को कहा 2500 रुपए देंगे, स्व सहायता समूह की बहनों को कहा कि ऋण माफ कर देंगे, यहाँ शहर के नागरिकों को बोला आधा संपत्ति कर देंगे, तो हमारे बुजुर्गों को बोला कि 1500 और 1,000 रुपए पेंशन देंगे। कुछ नहीं हुआ। देखा जाएगा जब सरकार बनेगी। और आज मैं कह रहा हूं, किसान की समृद्धि पहले तो ये कहते हैं कि 60 साल ये सरकार में थे, हमारी 15 कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 60 साल के बाद में बता दें। किसानों को दरअसल ये नहीं है कि आप 100 रुपए 200 रुपए ज्यादा दे दो। किसानों की समृद्धि यदि कोई चाहता है तो उनको सुविधाएं, उनको उपकरण, उनको जो खेती में जो चीजें लगती है वो आवश्यक है, वो काम हमारी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया। ये क्या कहेंगे 14%? 14% देखा कि 14%। सर एक सेकंड, 14%, 16% ब्याज लेते थे ऋण पर, हमने शून्य किया, हमने, आपने नहीं किया। आप तो वसूलते थे 16% ऋण का ब्याज। और ये क्या कहेंगे, क्यों नहीं 2500 रुपए पूरा दे रहे, क्यों गिरदावरी कम कर रहे हैं, क्यों पंप हाउस कनेक्शन का रेट कम कर रहे हैं? इन्होंने कहा था कि बोनस, हमने 2 साल का बोनस देंगे, क्यों नहीं दिया इन्होंने? तो मुझे लगता है आपने जो जोड़ा था, आपने जो जोड़ा था, तो मुझे लगता है ये स्थिति है आज किसान ठगा। और ये एक रिकॉर्ड एक रखने खेल रहे थे, उन्होंने गूगली करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इस गूगली का किस तरह जवाब देंगे, बताइए। हितेश जी, भारतीय जनता पार्टी झूठ की बिसात पर वैतरणी पार करना चाहती है, और ये देश जय जवान जय किसान के नारों के साथ चलने वाला ये देश है। और इस देश को में जवानों को इन्होंने छला, किसानों को इन्होंने छला, अच्छे दिनों के वायदे इन्होंने किए, और इनकी शर्मी देखिए कि जब किसान आत्महत्या करते रहे और ये तिहार मनाते रहे, ये उत्सव मनाते रहे, किसानों के उस दर्द को समझना
उनके जले पर नमक छिड़कने का काम करते रहे और उसका परिणाम ये रहा कि 18 साल में 15 साल में भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर टिक गई। लेकिन आज भी एक किसान सरकार, एक किसान हितैषी सरकार जब काम करती है तो इन्हें गिदावरी दिखती है, इन्हें किसानों के दर्द नहीं दिखते, इन्हें वो संयंत्र नहीं दिखते, इन्हें उपकरण नहीं दिखते। अरे किसान आज संपन्न है, आर्थिक रूप से मजबूत है, यही भारतीय जनता पार्टी का दर्द है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से लेकिन देखिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे बीच में दोनों अंपायर भी है और नियम से ही खेल खेलना है। अगर आप लोग बीच में नियम ऊपर नीचे करेंगे तो डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं और पूरा अधिकार अंपायर के पास में है। चलिए जी बोलिए। 40 लाख गरीबी की दर कम हुई तो वो ये जो झूठ है, जो चौक चौराहे की सड़कें खराब है, लोग मर रहे हैं, पूरे चौक चौराहे पे गौवंश बैठा हुआ है, उसका नहीं मालूम। लेकिन इनके डीपीआर ने लिख छोड़ा है गली गली में 40 लाख गांव, 40 लाख गरीब गायब हो गए छत्तीसगढ़ से। तो वो कौन सा जादू है, वो कौन सा अंपायर आया है, वो कौन सा बैट्समैन है जो 40 लाख गरीब छत्तीसगढ़ से चले गए। छत्तीसगढ़ से गरीब छत्तीसगढ़ में गरीब कमाने हैदराबाद चला गया, छत्तीसगढ़ के गरीब कमाने चला गया। एक मिनट, अंपायर गरीबी की बात करती है सरकार। छत्तीसगढ़ का जो राजनीति है उसमें किसान फ्रेंडली पिच तैयार है और चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही वो किसान फ्रेंडली पिच पे अपना लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये कहने मतलब है कि आप लोग ज्यादा उसमें डिस्कशन करने के बजाय जो किसानों की जो समस्याएं हैं उसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया या कहाँ तक आने वाले समय में आगे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ कहे। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमारे अंपायर ने कही है सुशील अग्रवाल जी ने कि किसानों की बात होनी चाहिए लेकिन उनसे जुड़े हुए ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए जिससे किसानों का फायदा हो रहा है, गरीबों का फायदा हो रहा है। एक छोटे से ड्रिंक्स ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद में भी ये अहम मुकाबला लगातार जारी है इलेक्शन प्रीमियर लीग का, और एक ड्रिंक्स ब्रेक के बाद लौट रहे हैं और कुछ और मुद्दे भी आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं इलेक्शन प्रीमियर लीग, जिसके तहत आज पहला मुकाबला हम खेल रहे हैं और पहला मुकाबला हो रहा है टीम कांग्रेस वर्सेस टीम बीजेपी के बीच में। ब्रेक में जाने से पहले ड्रिंक्स ब्रेक जो हुआ था उसके पहले हमने दो मुद्दों पर अहम चर्चा यहाँ पर की। जनता से जुड़े दो अहम मुद्दे, हिंदुत्व के साथ साथ किसान और गरीब के मुद्दे पर दोनों ही टीमों के पास में क्या हथियार हैं, दोनों ही टीमों के पास में किस तरह के स्ट्रोक हैं, आपने दोनों को सुना। निर्णायक हमारे साथ में तैयार हैं, इन्होंने दोनों ही मुद्दों को लेकर अपने अंक दे दिए हैं और अब तीसरे मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इस बार चूंकि हम लोग ड्रिंक्स से पहले आप लोगों को बल्लेबाजी का मौका दे रहे थे और अब इस बार बीजेपी को मौका देंगे। आपकी तरफ से कौन आ रहा है बल्लेबाजी? चलिए, अमित जी हमारे साथ में आ रहे हैं। अमित साहू जी, अमित साहू ने जो बल्ला उठाया है एक बार कैमरे की तरफ भी दिखा दीजिएगा। तो हमारा विकास का एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि विकास के मुद्दे पर हमेशा जंग लड़ने की बात यहाँ पर होती है। तो विकास के एजेंडे पर इसी तरह से आपको बल्लेबाजी करनी है जिस तरह से आपने अभी बल्ला घुमाया था। तो विकास के एजेंडे पर क्या है भारतीय जनता पार्टी के विकास का एजेंडा? 15 साल की सत्ता थी लेकिन 15 सीटों पर आप लोग सिमट गए थे, अब 5 साल बाद फिर जनता के बीच में है, तो इस बार किन रणनीति के साथ में? देखिए, हम याद करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माण के दौर को। 2000 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, 2000 से 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही। छत्तीसगढ़ में रहा विकास के नाम पर शून्य, छत्तीसगढ़ रहा बदहाल, छत्तीसगढ़ रहा बेहाल। मगर जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2003 से लेकर 2018 तक अगर छत्तीसगढ़ का सही मायने में अगर किसी ने विकास किया है वो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने छत्तीसगढ़ को एक ऐसे पायदान पर लेकर गए कि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का गुणगान हुआ। एक ये छत्तीसगढ़ महतारी का नाम एक विकसित छत्तीसगढ़ के नाम पे हमने दर्ज किया। ये छत्तीसगढ़ को विकास की रफ्तार के साथ एक दौड़ता हुआ छत्तीसगढ़ अगर किसी ने बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। चाहे आप सड़कों की बात करो, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, चाहे यहाँ के सभी उन्नत किसानों की बात करो, चाहे यहाँ पे रहने वाले सभी जनमानस की बात करो, अगर उनके जीवन स्तर पर और छत्तीसगढ़ को सिर्फ भारत नहीं अगर विश्व में अगर किसी ने पहचान दिलाई है विकास के नाम पर, ठीक है, विकास के नाम पर अगर बीजेपी ने यहाँ पर पहचान दिलाई है, इनका ये कहना है, इन्होंने इस तरह से लगातार लंबे लंबे छक्के मारने की कोशिश की, हाथ में बल्ला लेकर भी है अमित जी। वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी काम विकास का हुआ है
वो सिर्फ 15 साल के दौरान रमन सिंह की सरकार के दौरान हुआ है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की हैं। बताइए सुरेंद्र जी। भाजपा के विकास के मायने क्या है? भाजपा के विकास का मायने ये है कि कमीशन खोरी के लालच में बिना बसाहट के 12,000 करोड़ नई राजधानी के नाम पे फूंक दे। भाजपा के विकास का मायने ये है कि 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार बन जाए। भाजपा के विकास के मायने ये है कि जनता गरीब हो जाए। विकास के मायने भाजपा के ये है कि सुदूर दक्षिण बस्तर से नक्सलवाद का विकास करके 14 जिले तक पहुंचा दे। रमन सिंह जो मुख्यमंत्री थे 15 साल, उनके गृह जिले कवर्धा और राजनांदगांव को भी नक्सलवाद की जद में पहुंचाना भाजपा का विकास था। जब 2003 में रमन सिंह की सरकार आई थी, छत्तीसगढ़ पर एक रुपए का कर्जा नहीं था। आपको आप लोगों ने क्या किया है और आप लोग क्या करने वाले, उसकी बात करिए। जी जवाब तो दे रहे, जवाब तो का हमारे विकास के मायने, हमारे विकास के केंद्र में छत्तीसगढ़ की जनता है। छत्तीसगढ़ की जनता की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हमने किया है। 15 साल जो ये आदिवासियों के आंदोलन को कुचलते थे, पत्थरगढ़ी का आंदोलन आपको याद होगा, हमने विकास किया है। देवगुड़ी का हमने विकास किया है। घोटुल का जो बस्तर की संस्कृति है, रामकाज करने का अवसर 15 साल रमन सिंह के पास था, लेकिन भूपेश बघेल ने रामकाज किया है। जो पत्थर चलिए, वो बाउंसर मार रहे हैं, आप बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर हो गया प्लीज, है ना। बाउंसर उन्होंने ये मारा है कि आप लोग तो सिर्फ विकास की बात करते थे, 5 साल में बहुत सारा विकास हुआ, अलग अलग जगहों पर। संस्कृति की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की बात कर, देवगुड़ी की बात करें। बताइए। अभी हम शिक्षा ही मारेंगे क्या है? देखो, कांग्रेस के मुख्य पद पर, कांग्रेस के मन और मस्तिष्क पर अगर विकास का नाम है तो वो सिर्फ इनके एक विधायक के रूप में कैंडिडेट हैं, वो विकास उपाध्याय, यही इनके विकास का मायना है। मगर आज छत्तीसगढ़ में देखो, जिस छत्तीसगढ़ को भाजपा ने संवारा था, जिस छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया था, आज उसी छत्तीसगढ़ को एक रेंगता हुआ छत्तीसगढ़ अगर किसी ने बनाया है, बदहाल और खस्ता हाल छत्तीसगढ़ अगर किसी ने बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने बनाया है। एक नया विकास का काम इस छत्तीसगढ़ की धरती पर इन्होंने नहीं किया है। किस विकास की बात करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि तेज शॉट मारने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि बहुत जबरदस्त हम लोगों ने विकास किया था और आप लोगों ने विकास को ठप कर दिया। दिखता है ना इनके विकास स्काई हुआ है भ्रष्टाचार की स्मारिका भारतीय जनता पार्टी का। हमारा विकास बता रहा हूँ। दंतेवाड़ा जब 15 साल में ना 1 ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर सकते थे, 1 ट्रैक्टर 2 है। भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद उस दंतेवाड़े जिला में 500 ट्रैक्टर किसानों ने खरीदा। ये विकास होता है। गरीबों के बच्चे को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की शिक्षा मिल रही है, ये विकास होता है। अगर यहाँ के नौजवानों को सरकारी नौकरी का अवसर मिल रहा है, ये विकास होता है। किसानों के जेब में पैसा जाता है साल में 4 बार, ये विकास होता है। इनका विकास इनका विकास क्या था? इनका विकास था कि विहत नाम के पुल का फोटो और तेज नदी का पुल बताओ। इनका विकास आप लोगों ने विकास के नाम पर स्काई वॉक खड़ा कर दिया, प्राचीन मंदिरों स्काई वॉक खड़ा कर दिया। अब वो स्काई वॉक किसी काम का नहीं रहा। ये आपका मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, ऐसा है, विकास के मामले में बोलेंगे तो दिन भर चर्चा होती रहेगी। हाँ, बोल रहे सुनो ना, बोलिए। देखिए, विकास का मामला ये है कि छत्तीसगढ़ के प्रति यदि लगाव किसी का तो भाजपा का था। मैं वहां से प्रारंभ करूंगा कि जो काम कांग्रेस 58 साल में नहीं किया, केंद्र में रहकर हमने 1 साल में किया और राज्य का निर्माण किया। ये छत्तीसगढ़ के प्रति हमारा लगाव था, छत्तीसगढ़ के प्रति विकास करने की हमारी ललक थी। 15 साल हम सरकार में रहे, जनता के आशीर्वाद से रहे। जनता ने हमको आशीर्वाद दिया कि आप बेहतर काम कर रहे हैं। नए जिलों का निर्माण, 9 जिलों का निर्माण हमने किया। जिलों के निर्माण से डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, ये आपको भी जानकारी है। पहले हमने 2 जिलों का निर्माण किया, उसके बाद उस दूरस्थ बस्तर के अंदर में हमने 7 जिलों का निर्माण किया। ये एक भी जिलों का निर्माण वहां पर नहीं कर पाए। उसके बाद तमाम तहसीलों का निर्माण, जहां से विकास आगे बढ़ता है, ब्लॉक्स वहां पर बनाए, वहां पर करोड़ों अरबों रुपए के काम किए। मैं तो केवल इनसे ये कहना पूछूंगा कि ये आज स्थिति में नहीं है, सामने भी कि इस रायपुर शहर के अंदर में 200 करोड़ के काम बता दें कि 5 साल में किए हैं। ये राजधानी है, यहाँ पर एक भी काम चिन्हित इनके पास नहीं है किस तरह के कामों को कर सके। आज गड्ढापुर है, पूरे सड़कों के अंदर में गड्ढा हो रहा है। आज यदि कोई थोड़ा बहुत यदि काम हो रहा है तो वो स्मार्ट सिटी जो कि केंद्र का पैसा है। यदि आज यहाँ पर मिशन का काम हो रहा है तो केंद्र के पास से काम हो रहा है। एक विषय इनके पास में नहीं है जो बता सके। बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन विकासों की बात करती है, वो विकास तो आज 18 साल बाद इनके सरकार में दिख रहा था कि विकास किसका हुआ है। छत्तीसगढ़ किसान आधारित प्रदेश है।
छत्तीसगढ़ कृषि आधारित लगता है किसान पे चर्चा हुई, जिस प्रकार ही नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या छत्तीसगढ़ आप में, लेके? अरे किसान को भूले किसान पे चर्चा हो गई आप लोगों की है, किसान पे चर्चा हुई ना, किसान दुर्गति आप किसान लोग भूले इसलिए के पास अरे वो विकास पिछले के ओवर की लिए बात ही नहीं। है। एक शब्द नहीं बोल सकते विकास पर, किसान का एक शब्द नहीं बोल सकते विकास अब तो पर। अगला ओवर है। ये बोले, चलिए ठीक है, बोलिए बोलिए देखिए, विकास की बात हो रही है, किसान और गरीब पे चर्चा हो गई, ऐसा ही चलेगा। हितेश जी, ऐसे ही चलेगा। बोलिए, ये स्थिति है इनकी, ये ऐसे ही चलेगा। चलिए बोलिए, ठीक है, ऐसा ही चलेगा। चलिए बोलिए बोलिए, और अपने अपन बात रखिए। देखिए विकास की बात हो रही है, लेकिन देखिए विकास की बात हो रही है। ये वाइड बॉल पे खेल रहा, रन मार रहे हैं, वाइड बॉल। अरे संजय भाई रुको ना, वाइड बॉल बोलिए, बोलिए। अच्छा क्या तरीका है? वाइड बॉल विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, विकास प्रदेश का नहीं हुआ। 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ। विनाश छत्तीसगढ़ का इन्होंने किया, विनाश छत्तीसगढ़ियों का इन्होंने किया, विनाश किसानों का किया, विनाश आदिवासियों का किया। और किसका हुआ नहीं? विकास क्या किया बताओ? जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बताओ क्या किया भारतीय विकास? जनता पार्टी जिस स्थिति में है, ये उस विनाश का ही नतीजा है। कोई मुद्दा नहीं, कोई आगे भी देखना पड़ा। अरे आपने एक विकास का काम नहीं किया। डॉक्टर रमन सिंह जी के विकास से अगले मुद्दे पर जा रहे हो। डॉक्टर रमन सिंह जी के विकास से आप नारियल फोड़ रहे हो। आप सिर्फ नारियल फोड़ने का काम कर रहे हो। आपने विकास नहीं किया। आपने सिर्फ नारियल फोड़ने का काम किया। आपने सिर्फ लोकार्पण किया। आपने सिर्फ लोकार्पण किया। निर्माण हमने किया, आपने लोकार्पण किया। निर्माण, अरे प्रधानमंत्री 4 करोड़ प्रधानमंत्री, मैं विधायक था। अच्छा, मैं 5 साल विधायक रहा, उसकी बात एक्सप्रेस वे मैंने बनाया। सुनिए डीके हॉस्पिटल मैंने बनवाया, जिला अस्पताल मैंने करवाया, 600 करोड़ रुपए के डामरीकरण और सड़कों का काम मैंने कराया। मैंने जितने विकास कराया कांग्रेस का कोई विधायक नहीं कराया। हो गया 5 साल में आपने चलिए कुल मिलाकर बात ये, अरे आपको अपने पिच में रह के बल्लेबाजी करनी है। पिच से ज्यादा आगे निकलेंगे तो पीछे पिच जो है आप लोगों के अपने की स्टंपिंग हो जाएंगे। स्टंपिंग करना रखिए, आपको कोई स्टंपिंग ना कर दे। और बड़े वरिष्ठ बल्लेबाज हमारे बीच में यहाँ पर हैं, शीतल सुंदरानी बड़े जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए मैं आप अगले मुद्दे की तरफ आगे बढ़ती, बोलिए। दोनों खिलाड़ी, दोनों पार्टी के कई लोग टिकट से बाहर हो चुके हैं, मैदान से भी बाहर हो जाएंगे। चेतावनी अंतिम है, अभी पार्टी ने बाहर किया टिकट से, अब की बार यहाँ खेल के मैदान से बाहर हो जाएंगे। अंतिम चेतावनी है। चलिए ये देखिए अंपायर की चेतावनी भी आपके सामने आ गई है। अब हम अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा जो है वो कमान संभालें, क्योंकि हम लोग कप्तान का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों ने ही अपने महिला प्रतिनिधियों को कप्तान बनाया है। चलिए आप आइए और अपना बल्ला उठाइए। चलिए विषय, वाह देखिए ये बड़ी शानदार बात है। नारी सशक्तिकरण, दोनों महिला कप्तान है और दोनों के बीच में नारी शक्ति का मुद्दा निकल के सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो आज नारी शक्ति के मुद्दे पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रही हैं लक्ष्मी वर्मा जी, टीम बीजेप't की कप्तान है। और देखते हैं कि इस मुद्दे को लेकर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। आज जो संसदीय उच्च सदन है, लोकसभा और विधानसभा, जहां देश के लिए नीति निर्धारण होते हैं और इसमें महिलाओं के लिए जो काम हम कर सके, ऐसा काम सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। महिलाओं को 33% आरक्षण देके उनके लिए मैं सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के जो बात है मन की उसको समझे। लेकिन उलट कांग्रेस की सरकार 5 साल पहले बनी और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार टीम कांग्रेस की कप्तान है वंदना जी, कांग्रेस की सरकार ने किया है। यहाँ बहन बेटियों के साथ लगातार अत्याचार की घटनाएं घट रही है और लक्ष्मी जी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रही है, इनको मौका मिला है बहुत देर बाद। वंदना जी, टीम कांग्रेस की कप्तान है वंदना जी, आपसे जाना चाहेंगे, इन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की और ये कहा है कि केंद्र सरकार ने और यहाँ की सरकार ने महिलाओं की शक्ति के लिए, उनके सम्मान के लिए बहुत कुछ किया है। कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस राज में सम्मान मिल नहीं रहा है, बताइए। देखिए, मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता कितनी बेशर्मी से झूठ बोल देते हैं। जैसे कि अभी पंचायती राज की बात कर रहे थे, तो पंचायती राज राजीव गांधी जी की देन है। और जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस समय राजीव गांधी जी की सोच था कि महिलाएं बाहर आए, राजनीति में उनका हिस्सेदारी हो। इसीलिए जो पंचायती राज की जो व्यवस्था की देने का जो काम है, भाजपा ने नहीं करके वो कांग्रेस सरकार ने किया था। महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम अगर किसी ने किया है तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने किया है। ये कहकर आपके
तमाम शॉट का वो बचाव भी कर रही थी। हमार बेटी हमार मान योजना चलाई, लेकिन वहाँ काम कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ बेटियां पूरी तरह से परेशान है। अभी वंदना जी कह रही थी कि आरक्षण 27 साल से कांग्रेस उस आरक्षण को लटका के रखी थी। पंचायती राज का आरक्षण छत्तीसगढ़ में अगर हमारी मंशा नहीं होती तो 50% नहीं होता। आज उसका परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में महिला बहनें बाहर निकल के काम कर रही हैं। जिस हिसाब से 2014 में सिर्फ महंगाई के नाम पर आप लोग इतना रोना रोते थे कि महंगाई बेलगाम है, एक बार आप हमको सत्ता पे बैठा दीजिए, हम महंगाई 100 दिन में कम करेंगे। आज महंगाई बेलगाम है। आज कोई भी भाजपा के प्रवक्ता महंगाई के मां नहीं बोल पा रही है। पहले महंगाई लोगों की दाया लगती थी, अभी महंगाई दाया लगती थी। अब क्या महंगाई लोगों की मौसी मां बन गई है। दूसरी बात, अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। आज आप देखेंगे कि महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह है उनका 13,000 करोड़ कर्ज यदि माफ किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो महिलाओं की स्वास्थ्य की दृष्टि से सुन लीजिए, आपको सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। संक्षेप में रखिए ना, T20 मैच खेलना है। अगर महिलाओं की अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं, गाय दीदी क्लिनिक योजना किसने प्रारंभ किया? कांग्रेस की सरकार ने, जहां आज महिलाएं खुल करके आकर के अपनी जो परेशानी है वो बता पा रही है। और ये महिला सशक्तिकरण के नाम से जो स्व सहायता समूह के माध्यम से ये कार्यक्रम चला रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट, रीपा, इन योजनाओं की स्थिति क्या है आप जाके देखिए। गांव में गोबर जो है वो बहने के पास, अगर मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि चलिए किस गांव में बहनों ने 50 रुपए रोटी के हिसाब। ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन इन सबके बीच में अच्छा हमारे अंपायर हैं सुशील जी, हमारे अंपायर सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रुकिए आप लोगों ने पास किया तो अपनी खुद के जवाब। ठीक है, चलिए वंदना जी बताइए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक ऐसी सरकार है जो कानून नियम अभी बनाता है लेकिन उसका फायदा 20 साल बाद मिलेगा। दूसरी बात, अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जैसे महिलाओं के अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद लक्ष्मी जी को मालूम होना चाहिए अभी कांग्रेस सरकार में 68% जो अपराध है वो अपराध में कमी आई है। भारतीय जनता और महिला जो झलियामारी वाद है, झलियामारी वाद छत्तीसगढ़ के माथे पर एक तीसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ बना हुआ है झलियामारी। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण करते हैं और अपराधियों को बचाने के लिए झंडा लेकर के निकलते हैं। नेता प्रतिपक्ष के बेटे के ऊपर रेप का आरोप लगता है और उनके जो है उनके बेटे को उनको कोर्ट से राहत मिल गई। इसमें मेरी घोर आपत्ति है, कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट से राहत, ठीक है चलिए आखिरी मुद्दे है। न्यायालय का अपमान नहीं होना चाहिए, न्यायालय का अपमान नहीं होना चाहिए, न्यायालय का अपमान नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत देखिए मुख्यमंत्री भी बेल में है। लंबी चर्चा होगी अब फैसला निर्णायक करेंगे। चलिए रुकिए आपके मुख्यमंत्री जी भी बेल में है। इन सब के बीच में अब मैं आखिरी मुद्दे की तरफ बढ़ रहा हूँ। जनता से जुड़ा आखिरी मुद्दा, आखिरी बैट यहाँ पर है। आखिरी बैट उठाने के लिए आ रहे हैं अमित जी, राजीव चक्रवर्ती जी जा रहे हैं जी। आपको मतलब अच्छा टॉस वो लोग जीते हैं। चलिए उठाइए। नितिन बंसाली जी उठा लेंगे, लेकिन बात आपको रखनी है। धर्मांतरण जो है अगला मुद्दा, और इस धर्मांतरण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरती रही है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस मुद्दे को लेकर बाहर प्रतिवाद करते हैं। क्या कहेंगे? धर्मांतरण का आरोप लगते हैं आपके ऊपर। कांग्रेस ने सदैव हर धर्म का सम्मान किया है, और जो लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है, मैं बता दूं कि 15 सालों में जितने चर्च छत्तीसगढ़ में बने हैं उतने नहीं, लिस्ट भी दूंगा, आंकड़े भी दूंगा, लिस्ट भी दूंगा। और जो लोग धर्मांतरण का आरोप लगाते, भाई इसमें तो सीधी सी बात है, व्यास जी कानून बना हुआ है कि किसी को यदि जबरिया धर्मांतरण कोई करवा रहा है या प्रलोभन देकर यदि कोई धर्मांतरण करवा रहा है तो आप विधिवत रूप से जाइए, थाने में उसकी रिपोर्ट लिखवाइए, तो आप कार्रवाई करिए। एक भी मामला पूरे प्रदेश में पिट के धर्मांतरण के नाम पर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम यह इन 5 वर्षों में करते रहे, और जहां पे बना वहां पे दंगे फसाद करने की कोशिश भी इन लोगों ने धर्मांतरण के नाम पर की। प्रभात फेरियां निकाली, लेकिन उस प्रभात फेरियों में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह 6 बजे घर से निकलते थे तो लोग दिन को ठीक है। नितिन जी हो गया, नितिन जी नेक्स्ट राजीव चक्रवर्ती जी बताइए। सरकार की शह पर हो रहा है, बस्तर जल रहा है और बस्तर जल रहा है। अरे सुन लो, सरकार के शह पर
आपकी पुलिस के साथ धर्मांतरण हो रहा है, गली गली गांव में धर्मांतरण। अरे सुनने तो दीजिए, अच्छा सुनने दीजिए, एक एक करके बोलिए। अंपायर जी सुनिएगा, एक टेक्निकल बात है इसमें कि जब लिखा जाता है कि आप किस धर्म के हो, तो जो विशेष धर्म के लोग हैं उसमें अपना लिखते हैं हम आदिवासी हैं, लेकिन वो तमाम सुविधाएं सरकारी सुविधाएं लेते हैं और बस्तर जल रहा है और डिलिस्टिंग की बात हो रही है। बस्तर बिल्कुल सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। आप लोग एक निवेदन है, आप लोग बल्लेबाजी करते हुए बार बार पिच में ऊपर आ जाते हैं, फ्रंट फुट पे आ जा रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीछे डर रहेगा, पीछे रहिए। एग्रेसिव होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और आप लोग थोड़ा डिफेंसिव में, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी है डिफेंस भी और एग्रेशन भी, लेकिन हाँ आप अपनी बात रखिएगा क्योंकि फ्रेम में होती है। जी बोलिए। जो मुद्दा उठाए थे, मैं बताता हूँ। बोलिए चक्रवर्ती जी, जो मुद्दा उठाए थे उसमें एक बात है कि जो धर्मांतरण के जो कॉलम की बात आपने की, वो केंद्र सरकार ने बनाया है। आप बाल गलत तरफ फेंक रहे हैं। वो बोलिए, आपने जो बात उठाई कॉलम की कि धर्म को लेकर हमारे देश में जो धर्म परिवर्तन हो भी रहा है, सुनिए ना, धर्म परिवर्तन के बावजूद भी धर्म परिवर्तन, अरे आप तो नहीं बोलिए। धर्म परिवर्तन कर रहे लोग उसके बावजूद भी लाभ ले रहे हैं, वो हमारे देश के बनाए हुए पुराने कानून का उसका फायदा ले रहे हैं। अभी भी उस कानून को बदलना पड़ेगा और वो केंद्र सरकार के पास अधिकार है। तो आप बाल गलत तरफ फेंक रहे हैं इस मुद्दे में। देखिए, फेंकने की कोशिश धर्मांतरण हो रहा है। ठीक है, नो बॉल दी जाएगी। एम्पायर जी का निर्णय सर्वमान्य है, उसका हम सम्मान करते हैं, हम कांग्रेसी नहीं है। पहली बात देखिए, ऐसा है कि आपने जिस धर्मांतरण की बात करी, इस देश के अंदर में संविधान है, कानून व्यवस्था में सब चीजें हमें भी मालूम है। आर्टिकल 25 में धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है। हमारी लड़ाई किसी से ये नहीं है कि धर्म परिवर्तन वो सहमति से कर रहा है, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मिशनरीज के माध्यम से दबाव पूर्वक 25.1 आर्टिकल है, माननीय अंपायर जी, उसको भी देख लेंगे, सुन लीजिए, आपको भी जानकारी होगी। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, अरे भाई क्लियर, देखिए उसमें ये स्पष्ट है, नहीं मेरी बात तो सुनिए, उसमें ये स्पष्ट है कि आपका जो धर्मांतरण है, दबाव प्रलोभन, इसके हिसाब से वो गलत है, उसकी लड़ाई को लड़ रहे। सुन लीजिए, और यदि सहमति से सब यदि धर्मांतरण होता तो ये जितने आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में होते। एक मिनट, मूल आदिवासी जो ट्राइबल जो माइग्रेटेड जो आदिवासी है, इनके बीच में युद्ध हुआ और ये है इसलिए ये हुआ है। बोलिए ना, ये लड़ाई को लड़ रहे हम। चलिए संक्षेप में, समय की भी अभी हमारे पास मैच खत्म होने वाला, समय खत्म होने वाला। जी बोलिए। आपने क्रिकेट लीग रखा है, एम्पायर क्यों रखते हैं? तो एम्पायर को सिखा रहे, ठीक है, मैच होएगा। अच्छा, वो अपील करने का अधिकार होता है, वो अपील कांग्रेस धर्मांतरण करने वाली कांग्रेस। एक सेकंड, हमारे मुकाबले में थर्ड अंपायर जनता है। संजय जी, आप क्या, हमारे मुकाबले में थर्ड अंपायर जो है वो जनता है, जनता सब देख रही है और सारे एंगल से जनता तय करेगी। अच्छा बोलिए, संक्षेप में बोलिए। पार्टी का धर्मांतरण सिर्फ ढकोसला है, और ये ढकोसला इसलिए होता है कि जब ये सरकार पर रहते तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की क्या स्थिति थी, जिस समाज के नाम पर ये कोसते थे, आज उनको टिकट दे देंगे। प्रमोद मिंग को ये टिकट देते हैं जिस धर्मांतरण का विरोध करते हैं, और आज जिस प्रकार की ये घड़ियाली आंसू आपने छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और ये धर्मांतरण की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण के समर्थन में रही है। अभी मैच का फैसला तो आना बाकी है। आप लोगों ने पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया, अभी तो फैसला आने दीजिए। फैसला जो है हमारे निर्णायकों ने किया, थोड़ा सा समय उनको दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतना कड़ा मुकाबला था और उनके सामने भी ये फैसला लेने में थोड़ी चुनौती हो रही है। 5 अलग अलग विषय हैं, जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि 10 अंकों में हमने विषयों को बांटा था और 10 अंकों के आधार पर दोनों ही प्रत्याशी आए और दोनों ही तरफ से, दोनों प्रत्याशी का मतलब ये कि दोनों के दोनों किरदार सामने आए और बल्लेबाजी उन्होंने की, गेंदबाजी उन्होंने की। अलग अलग विषयों को लेकर जो उन्होंने अपनी बात रखी है, उसके आधार पर 10-10 अंकों में से कितने अंक दोनों टीमों को मिले, ये थोड़ा सा नतीजा आपके बाईस आएगा। तो बता दें आपको कि इलेक्शन प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला अपने निर्णायक मोड़ पर यहाँ पर खड़ा हुआ है। थोड़ी देर में नतीजा आपके सामने रखने वाले हैं। निर्णायक हमारे सामने तैयार हैं। जो हम एम्पायर थे
अब क्या अगर किसी को अनिंदा है, असहमति होती, तो आजकल नया सिस्टम चालू कर दिए है, आप रिव्यू ले सकते हैं। आप रिव्यू कौन देगा आपको? जनता देगी। तो अब के जनता के दरबार में जाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों पार्टी को। तो चलिए, जनता के दरबार जाने और सुशील अग्रवाल जी का नतीजा जो है वो हमारे पास में आ चुका है, लेकिन मैं हमारे दूसरे अंपायर राम अवतार तिवारी जी को भी आमंत्रित करूंगा कि वो भी आए और आज के इस मुकाबले पर अपनी बात रखें दोनों ही पक्षों की तरफ से। दोनों पार्टियों ने अपनी विचारधारा, पार्टी के लिए जो प्रतिबद्ध है उसकी लड़ाई इस मैदान में लड़ते रहे और जनता को इसमें अंतिम फैसला करना है। जबरदस्त तरीके से आप दोनों ही ने ही बल्लेबाजी की है, गेंदबाजी की है, जो सामने से वार हो रहा था उसका आपने यहाँ पर किया है और इसका जो नतीजा हमारे हाथ में है, दोनों ही निर्णायक भी कम से कम उसी पसोपेश में फंसे हुए हैं कि कौन बेहतर था कौन घा। तो आज जो राम अवतार तिवारी ने जो अंक दिए हैं अलग अलग मुद्दों के आधार पर, 31 अंक 50 में से मिले हैं टीम बीजेपी को और 31 अंक ही उन्होंने दिए हैं टीम कांग्रेस को। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक टाई की स्थिति बनती नजर आ रही है। लेकिन हमारे साथ में सुशील अग्रवाल जी है। सुशील अग्रवाल जी ने भी जो अंक दिए हैं, बहुत नैरो मुकाबला यहाँ पर है और टीम कांग्रेस को उन्होंने अंक दिए हैं 36, 50 में से 36 अंक दिए हैं और 1 अंक से भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त वो लीड दे रहे हैं 33 अंकों के साथ में। तो ये पहला जो मुकाबला है, देखिए अभी खत्म नहीं हुआ। 1 अंक से टीम बीजेपी यहाँ पर जीत रही है, लेकिन अभी ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ। मुकाबला पहला मैच था, आगे मुकाबले और खेले जाएंगे और उसमें ये तय होगा कि कौन किस पर भारी है। आज बहरहाल इस पहले मुकाबले पर दोनों ने जबरदस्त तरीके से अपनी बातचीत रखी। 1 अंक से खाली बीजेपी की टीम इस वक्त आगे चल रही है। इलेक्शन प्रीमियर लीग का ये महामुकाबला फिलहाल यहीं पर हम थम रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।